नेक्स्ट हम देख रहे हैं बायो सेवार्ट लॉ। बायो सेवार्ट लॉ में हम ये देखेंगे किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ध्यान से सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड हम बी से डिनोट करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया था, ई से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे थे ई से, और यहां हम मैग्नेटिक फील्ड को एम से डिनोट नहीं करेंगे, किससे कर रहे हैं हम, बी से। ठीक है, तो बी जो नोटेशन है वो किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, अब इस पूरे वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो ये वायर एक डेफिनेट शेप का नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसको कहते हैं करंट एलिमेंट। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl, तो हमने अज्यूम कर लिया, तो लेट अस टेक ए करंट एलिमेंट, वो हो जाएगा आई dl। ऐसा हमने क्यों किया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ये क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, वेक्टर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, तो करंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम dl वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट वेक्टर। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया P, जिसकी यहां से डिस्टेंस है r, और ये एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। तो हमें ये देखना है कि इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगा वो कितना होगा। हम 11th में पढ़ते आए हैं कि अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो भी फिनोमिनन हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो फिनोमिनन भी स्मॉल होगा। इसका मतलब अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, हम कह रहे हैं करंट एलिमेंट, तो आई dl। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जितना ज़्यादा ये एलिमेंट वेक्टर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दूसरा, इसका जो साइन थीटा होगा, दूसरा डिपेंड करेगा ये साइन थीटा पे। और हम ये जानते हैं कि जितना हम वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सोच के बताओ क्या होगी, घटेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक साथ अगर लिख दें तो क्या आ जाएगा, dv प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम हटा दें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से है। अगर हमें पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम प्रोसेस जानते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से लेके फाइनल तक तो हमें पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता चल जाएगा। इस फॉर्म को हम स्केलर फॉर्म कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है स्केलर फॉर्म। अगर मैं
एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एक आर से नीचे, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, इसको मैं मानूंगा a, इसको मैं मानूंगा b, और ये हो गया ए बी साइन थीटा। और हमने वेक्टर में ये पढ़ रखा है ए बी साइन थीटा क्या होगा, a क्रॉस b। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में जब शो करूंगा तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो इसके जो वैल्यू आई, अब जो dv आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने एक कांस्टेंट माना है। अगर आपको याद हो सेम कुछ इसी तरह का हमने कूलम्स लॉ में किया था, वहां हमने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा था, और वहां जो k की वैल्यू आई थी वो k की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, SI में। और अगर CGS यूनिट लेंगे तो 1। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ अलग से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा 10⁻⁷। क्या होगा, 10⁻⁷। नोट कर लीजिए, फिर इसको फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। हमने बायो सेवार्ट लॉ देख लिया, उसका फॉर्मूला आया dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो किस में है, स्केलर फॉर्म में है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म, तो मैं लिख देता हूँ, ये है स्केलर फॉर्म और ये है वेक्टर फॉर्म। अब हमें पता है स्केलर फॉर्म में ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देता, मैग्नीट्यूड। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड, और यहाँ से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब देखो जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन हमें इससे मिलेगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप सब लोग जानते हैं, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। बात एक ही है, उससे हमें इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। दूसरा, अब जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम केस 1 ले लें कि थीटा इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं थीटा अगर 0 हो और 180 हो, दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर साइन की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब अगर हम कोई पॉइंट अलोंग द वायर ले लें, मतलब या कह सकते हो वायर पे ही अगर हम कोई पॉइंट ले लें और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर विल बी 0। ये हो गया केस 1। इसी तरीके से केस 2 होगा कि अगर थीटा 90 होगा तो साइन थीटा होगा 1, जो कि कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। अब अगर साइन थीटा 1 है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी मैक्सिमम होगा, तो हम कह देंगे कि B इज मैक्सिमम। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम
परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ वायर या करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, अगर हम इसकी यूनिट पता करना चाहें तो हम मान लो ये कह दें कि I की वैल्यू है 1 एम्पियर, R की वैल्यू 1 मीटर, DL की वैल्यू 1 मीटर और थीटा की वैल्यू 90। अगर हम ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो देखो dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने आपको पहले बता रखा है कितना, 10⁻⁻⁷ और ये होता है टेस्ला में, इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में। तो B की वैल्यू आएगी 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें 1 टेस्ला डिफाइन करना होता तो इसका 10⁻⁷ टाइम्स हो जाता। क्या हो जाता, 10⁻⁷ टाइम्स। तो हम टेस्ला की डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि व्हेन देयर इज 1 एम्पियर करंट इन ए वायर एंड वी आर कैलकुलेटिंग फील्ड एट ए डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री at a point 1 meter distance with a current element of 1 meter, then 1 Tesla is 10⁻⁷ times of that field। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए उसको।